नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग अध्याय 1 देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एमसीक्यू वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, मस्ट वीवीआई है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश किस रेखा में चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है। समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो आभासी और सीधा होती है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, परिवर्तन के नियम कितने हैं? 2। हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न है 4 नंबर, परिवर्तन के पहले नियम के अनुसार क्या होता है? पहले नियम के अनुसार क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? कौन आई बराबर कौन आर, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो सतह पर गिरती है, मतलब ये हमारा दर्पण है। ठीक है। और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, परावर्तित किरण क्या होती है? क्या होती है? परावर्तित किरण क्या होती है? तो बी, जो वापस लौटती है। ठीक है। जैसे कि हमारा दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है और ये आपतित किरण और ये लौट जाती है। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद लौटती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर, लंब रेखा कहाँ खींची जाती है? लंब रेखा कहाँ खींची जाती है? हमारा आंसर क्या है? परावर्तन बिंदु पर। ठीक है, परावर्तन बिंदु पर खींची जाती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कौन आई दर्शाता है? कौन आई दर्शाता है? कौन आई किसको दर्शाता है? तो आपतन कोण को। ठीक है, आपतन कोण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है। समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो सीधी होती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वस्तु और छवि के बीच दूरी होती है। वस्तु और छवि के बीच की दूरी कैसी होती है? तो बराबर होती है। ठीक है, समतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश खुरदरी सतह से टकरा कर बिखरती है तो वह कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर, परावर्तन किन सतहों पर होती है? परावर्तन किन सतहों पर होती है? तो चमकदार और समतल सतह पर। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वह किरण जो दर्पण से वापस जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दर्पण है और ये आया तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण, और ये गया तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर, परिवर्तन के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? सतह कैसी होनी चाहिए? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चमकदार और समतल। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, समतल दर्पण में छवि कैसी होती है? समतल दर्पण में छवि कैसी होती है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोण आई 45 डिग्री हो तो आर क्या होगा? तो देखिए, इसका व्याख्या हम कर देते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण आई तो परावर्तन कोण आर। ठीक है, इसलिए यदि आई 45 तो आर भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, दर्पण में बनने वाली छवि को कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्पण में बनने वाली छवि को क्या कहते हैं? आभासी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दर्पण के प्रकार होते हैं, दर्पण के प्रकार होते हैं तो बी नंबर। ठीक है, 2 होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, यदि प्रकाश किरण लंब रेखा में गिरे तो उसको क्या? यदि प्रकाश लंब रेखा में गिरे तो हमारा कोई कोण नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा गिरेगा तो लंब रेखा कोई कोण नहीं बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण से बनने वाली छवि को स्क्रीन पर क्यों नहीं देख सकते? समतल दर्पण से बनने वाली छवि को स्क्रीन पर क्यों नहीं देख सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वह आभासी होता है। क्योंकि वह आभासी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है।
पहला प्रश्न है अपवर्तन क्या है, ठीक है। अपवर्तन क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की दिशा बदलना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, वायु से जल में जाने पर प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है। अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगला प्रश्न 4 नंबर, अपवर्तन का कारण है, अपवर्तन का कारण है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माध्यमों में अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर, अपवर्तनांक का सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, जब प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो किरण क्या होता है, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, अपवर्तन में प्रकाश की गति है, अपवर्तन में प्रकाश की गति है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, अपवर्तन की खोज किसने की, अपवर्तन की खोज किसने की, तो स्नेल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अपवर्तन की खोज स्नेल ने की। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, तो उत्तल लेंस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, उत्तल लेंस में फोकस बिंदु होता है, उत्तल लेंस में फोकस बिंदु होता है तो लेंस के सामने होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, अगर अपवर्तनांक बढ़े तो प्रकाश की गति क्या होती है, घटती है, प्रकाश की गति घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रकाश का कोण अधिक हो तो अपवर्तनांक क्या होगा, प्रकाश का कोण अधिक हो तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, अवतल लेंस से बना हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तो वह क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न 17 नंबर, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, तो माइक्रोस्कोप में, चश्मा में, कैमरा में उपयोग, मतलब सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम में सीधा प्रवेश करता है तो कोण आई 0 डिग्री तो अपवर्तन कोण का मान होगा, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। और परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दे दिए हैं, ठीक है।
अपलोड हो गया है, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा 20 नंबर का आंसर, ठीक है, कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा, जो कि फर्स्ट टू नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। टॉप 50 प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, जो कि टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं, ठीक है, 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? कितना होता है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? तो धारा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 एम्पियर, ठीक है, माइनस में, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है? द निकेल एवं क्रोमिन, ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? तो धारा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, परिपथ की सुरक्षा के लिए युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का, ठीक है, विद्युत फ्यूज का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विद्युत धारा में सुरक्षा का ही काम करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, BOT यूनिट क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, उसमें वैसा हो गया, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो कांच का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? कितना प्रतिरोध होता है? तो 200 से 300 ओम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है,
क्या हो जाएगा आंसर हमारा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक कूलाम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.25 गुने 10 की पावर 18। ठीक है, कूलाम्ब आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखा हुआ है 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, कूलाम्ब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कूलाम्ब। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, अंतिम भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र होता है 220, ठीक है, और भागे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, धारा प्रवाहित करने का सूत्र होता है। ठीक है, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 110 ओम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा तो 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 220 और 55 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, R बराबर V बाई आई। ठीक है, R बराबर V बाई आई। ठीक है, संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा कूलाम्ब। ठीक है, कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर बराबर वी बाई आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, ओम के नियम निहित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी बराबर आई आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
36 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, धारा मापने का यंत्र है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, जूल कूलम किसके बराबर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, एक विद्युत यूनिट बराबर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। ठीक है, 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का कैंडला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, आवेश प्रवाह के समय के दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो धारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब लास्ट प्रश्न है जो कि 50 नंबर है। ठीक है, विद्युत धारा विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। तो आज चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टॉप कितना देखेंगे? 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ नोट्स वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलतम अंतर यह है कि। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एसी जनित्र में स्पर्शी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है,
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहलाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है। दी गई उल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रेरित सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है। 10 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है। पृथ्वी का विभव होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होता है। विभव क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर। विद्युत फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीन और शीशा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है। विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक है। विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 15 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन छोटा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों धाराओं से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छोर चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर आप लोग नहीं देंगे ना तो बुझ जाएंगे कि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से अंत तक, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हमारा हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। स्थिर ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं उनके सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगूठन नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है। माइकल फैराडे क्या थे? माइकल फैराडे क्या थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कभी कम कभी अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। एक पररूपी और सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 से 1.0 वोल्ट तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग क्या होता है? धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 का लाल। देखिए आज जो होता है जो क्या होता है काला रंग का होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक, जिसमें ना के बराबर करंट जाता है, ठीक है। धनात्मक को लाल कहते हैं और काला क्या कहते हैं? इसके पहले क्वेश्चन मिला था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कौन सा तार कहते हैं? चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो बुझिए आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 38 का 220 वोल्ट। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है, ठीक है। इसके आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन पहले मिला था, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है, ठीक है, जान गया। चलिए 39 नंबर है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा
बहुत अधिक हो जाती है तो इसे घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लघुपतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें उनके बल का ससूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है। विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अति भारण के कारण 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 41 का फ्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है। दिशा सूचक की सुई होती है, दिशा सूचक की सुई होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। 42 का क्या हो जाएगा, बी, छड़ चुंबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है, परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, त्रिभुजकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिक् परिवर्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर है। वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 48 नंबर। पास लिपटे विद्युत रोध ही तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिनालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कि फ्रांस। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 ऊर्जा के स्रोत, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा टपक का उपयोग किस दिन, यहाँ टपक नहीं होगा, ठीक है, सौर ऊर्जा यंत्र का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ टपक नहीं होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा यंत्र का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है। जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। और दूसरा प्रश्न इसी में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फटाफट कमेंट कीजिए। तो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है 4 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, जो कि क्या है? बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सबसे विशाल स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। 7 नंबर है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा कोयला, जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 8 नंबर, गोबर गैस एक प्रकार का है। एक प्रकार का क्या है? गोबर गैस क्या है? तो बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोबर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 10 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, एक उत्तम ईंधन है तो क्या हो जाएगा? जैव गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। क्या हो जाए आंसर? आंसर क्या होगा? लकड़ी। लकड़ी क्या था? सामान्य स्रोत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए सी 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन में सी क्या हो गया? 14 का सी 2 हो गया तो ये क्या है? बी है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर लाइन से होगा तो ए बी सी डी ऐसे होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लकड़ी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कौन सा स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का भागीरथी नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस कितने % पाया जाता है? तो 75% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवनों का देश कहा जाता है। चलिए 20 नंबर है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाली देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो क्या हो जाएगा? 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर से अधिक कि 15 किलोमीटर से कम? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? कितना भूमि चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी। ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के
लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सौर स्थिरांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 25 नंबर है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स और बीटरो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? किस में रूपांतरित करता है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के तापमान में अंतर हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है। भौमिकी परिवर्तन के कारण भूपटीय में गहराइयों पर ताप्त क्षेत्रों में पिछली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तप्त स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 30 नंबर है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। काकरपार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। कैग नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का बायोगैस। ठीक है, बायोगैस होना चाहिए, मास लिख दिया। ठीक है, बायोगैस होगा, ये गलती लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? व्युत्पन्न नहीं है, तो 40 का क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि 41 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, इतना ही प्रश्न, ठीक है, 43 ही प्रश्न है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।